नमस्कार। ज्ञान विज्ञान एकेडमी पे आपका स्वागत है। यहाँ हम कक्षा 10 हिंदी मीडियम में विज्ञान सब्जेक्ट के प्रकरण नंबर 1 की जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। परंतु उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पास दिख रहे बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को अनेबल कर दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सारे वीडियो आप सरलता से देख सके। तो पहला हम देखते हैं कि चैप्टर का नाम। तो देखिए, चैप्टर का नाम जैसे है कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। तो देखिए बेटो कि वे प्रक्रियाएं जिनमें नए गुणधर्मों के साथ पदार्थ बनते हो उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। मतलब कि क्या होगा, यहाँ पर जो भी अभिक्रिया होगी उससे कुछ नए गुणधर्मों के साथ कुछ नया ही प्रकार का पदार्थ बनता है, इसलिए हम इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। अब हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी अभिक्रियाएं होती है जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसमें नए गुणधर्म के साथ पदार्थ बनते हैं। जैसे कि मैं बात करूं तो पहला हमारा अभिक्रिया है दूध से दही बनना। अब देखिए मित्रों, हमें पता है कि जो दूध है वो दूध का स्वाद कुछ अलग होता है, उसमें से जो दही बनता है वो स्वाद में होता है खट्टा। तो देखिए ये दूध का लैक्टिक एसिड में रूपांतरण हो रहा है, तो मतलब कि देखिए ये एक पदार्थ में से दूसरे पदार्थ में इसका नया उत्पाद बन रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। उसी प्रकार से जो भोजन का पकना है यह भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। उसी प्रकार से जो मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होना है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। कैसे रासायनिक अभिक्रिया है? तो देखिए मित्रों, ये जो मैग्नीशियम रिबन होता है ना वो एकदम सफ़ेद होता है। अब जब हम इसको जलाते हैं तो ये बहुत ही तेज ज्वाला के साथ जलता है और ये इतनी तेजी ज्वाला के साथ जलता है कि जो हमारे आंखों में चमक ला दे, जिससे कि हम लोगों को कुछ दिखाई देता भी न हो, इस प्रकार की तेज ज्वाला के साथ वो जलता है। परंतु जब ये जल जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब जलने के पश्चात जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है ना वो काले रंग का होता है, तो मतलब कि ये बिल्कुल अलग प्रकार का पदार्थ बना के दे रहा है। उसी प्रकार से जो हमारे शरीर में भोजन का पाचन है वो भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे कि हम बात करें तो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट देखिए इसको हम जब लेते हैं तो इसका पाचन होता है और पाचन होकर सरल पदार्थ मतलब कि ग्लूकोज में रूपांतरण हो जाता है, मतलब कि बिल्कुल ही अलग पदार्थ में रूपांतरण हो रहा है, इसीलिए ये भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। उसी प्रकार से हमने बात करते हैं कि परिवर्तन के बारे में। तो देखिए हम परिवर्तन की बात करें तो परिवर्तन जो है वो दो तरह के परिवर्तन होते हैं, एक तो होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कैसे कैसे वो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की। तो देखिए भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या कि ऐसे परिवर्तन जो पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन करे। अब भौतिक अवस्था क्या होता है, तो जैसे कि हम बात करें कि पदार्थ की कोई अवस्था में परिवर्तन करे या फिर रंग में परिवर्तन करे, गंध में परिवर्तन करे, जो हम फिजिकली सामने से देख सकते हो ऐसे परिवर्तन करें तो उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। तो ऐसे जो परिवर्तन होते हैं उसे हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। अब भौतिक परिवर्तन का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम बात करें तो ठोस पदार्थ है, अगर हम ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो द्रव में रूपांतरण हो जाता है, और द्रव पदार्थ को अगर हम और गर्म करेंगे तो वो गैस में रूपांतरण हो जाएगा। देखिए इसका कैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो देखिए जैसे कि हम बर्फ की बात करें तो क्या बर्फ जो है वो ठंडे स्थिति मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर वो होता है बर्फ के स्वरूप में, मतलब कि ठोस स्वरूप में होता है। अब जैसे जैसे हम उसको रूम टेम्परेचर पर देते हैं, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ता है तो वो पानी में रूपांतरण हो जाता है, मतलब कि द्रव स्वरूप में रूपांतरण हो गया। उसी प्रकार से इसे और हम गर्म करें, जैसे कि इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करते जाए तो अब इसका रूपांतरण किस में हो जाएगा, वाष्प में हो जाएगा, मतलब कि वो गैस में रूपांतरण हो गया। तो देखिए ये जो बर्फ है, बर्फ को हम लोग ने गर्म किया तो उसका द्रव में रूपांतरण हुआ, द्रव का रूपांतरण हो गया गैस में, और इसका विपरीत प्रक्रिया भी इसी प्रकार से होती रहती है। जैसे कि हम बात करें ये जो वाष्प का रूपांतरण हुआ है ना, अब वाष्प को हम लोग ठंडा करेंगे तो इसका रूपांतरण हो जाता है पानी में, अब पानी को और हम ठंडा करेंगे तो इसका रूपांतरण हो जाएगा बर्फ में। मतलब कि ये जो प्रक्रियाएं होती है ये प्रतिवर्ती प्रक्रियाएं होती है, मतलब कि ये प्रक्रिया दोनों तरफ चलती रहती है। उसी प्रकार से हम बात करें तो कुछ इसके उदाहरण की बात करते हैं। तो देखिए तो इसके कुछ उदाहरण है, जिसका बात करते हैं तो हम वाष्पीकरण एक एग्जाम्पल है जो भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से जो आसवन प्रक्रिया है वो भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। उसी प्रकार से हम बात करें तो किसी भी पदार्थ का गलनांक है या फिर ये सब है तो वो भी एक प्रकार का किसी भी पदार्थ का भौतिक परिवर्तन है। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो देखिए रासायनिक परिवर्तन किस प्रकार का होता है उसके बारे में बातें करते हैं। तो देखिए इस परिवर्तन में क्या होता है कि जो नया पदार्थ है वो नए गुणधर्म वाला उत्पन्न होता है। देखिए जो भी यहाँ पे पदार्थ बनता है वो बिल्कुल नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनता है। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर H2 मतलब कि हाइड्रोजन और O2 और H2 और O2 मतलब कि ऑक्सीजन के बीच में जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो बनता है पानी।
अब यहाँ पर हम बात करें H2 की, तो देखिए ये जो H2 है ना, ये दहनशील गैस है। दहनशील का मतलब क्या हुआ कि ये विस्फोटक गैस है, मतलब कि ये विस्फोट के साथ जलता है। अब जो O2 है वो दहन पोषक है। दहन पोषक से क्या तात्पर्य है कि दहन पोषक मतलब ऐसे गैस होते हैं जो वो जलाने में सहायता करते हैं, मतलब कि इसके द्वारा, इसके बिना कभी भी दहन हो सकता नहीं है। अब देखिए हाइड्रोजन खुद ही विस्फोटक गैस है और ऑक्सीजन उसको जलाने में सहायता करता है, मतलब कि ये दोनों मिलकर और जलाने में कोशिश करेंगे, तो ये दोनों मिलकर दहन तो और अधिक करेंगे। परंतु ये दोनों के मिलने से जो नया पदार्थ बन रहा है H2O, मतलब कि पानी, वो बिल्कुल ही अलग गुणधर्म वाला था, जो कि होता है दहन शामक, जो कि ना तो H2 का गुणधर्म है ना O2 का गुणधर्म है। ये दोनों से ही बिल्कुल विपरीत गुणधर्म वाला नया पदार्थ बन रहा है। इसीलिए ऐसे हम परिवर्तन को हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। उसी प्रकार से अब रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं उसके अभिलक्षण की बातें करते हैं। देखिए अब रासायनिक परिवर्तन जब होंगे तो कौन कौन से उसके अभिलक्षण होंगे, कौन कौन से उसके लक्षण होंगे, उसके बारे में बातें करते हैं। तो देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं जब होती है तो कुछ नीचे प्रकार के अभिलक्षण हमें मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें गैस का उत्सर्जन हो सकता है। अब देखिए गैस का उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये जो जिंक धातु है जिसे हम Zn कहते हैं, जिंक H2SO4 के साथ जब अभिक्रिया करता है तो एक गैस उत्पन्न करता है जिसे हम कहते हैं H2 गैस, और एक बनाता है यहाँ पर ZnSO4। अब देखिए यहाँ पर जो H2 गैस उत्पन्न हो रहा है वो दहनशील गैस है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब जिंक और H2SO4 के बीच में अभिक्रिया हो रहा है तो H2 गैस उत्पन्न हो रहा है, मतलब कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस समय गैस का उत्सर्जन होता है। उसी प्रकार से दूसरा क्या होता है, तो देखिए जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो तापमान में परिवर्तन भी होता है। अब तापमान में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, तो देखिए जैसे कि हम बात करें, जो चूना है वो पानी के साथ अभिक्रिया करता है, तो देखिए बुझे हुए चूने और पानी के बीच में अभिक्रिया होगी तो काफ़ी प्रमाण में ऊर्जा मुक्त होती है। ये अभिक्रिया आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि देखिए आप ठंडा पानी ले लीजिए, अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम बुझा हुआ चूना डालेंगे। बुझा हुआ चूना डालोगे ना तो आपको उसके बाद उसके अंदर कुछ देर आप मिलने दीजिए, उसके बाद देखिए कि इसका ये जो गिलास का बाहरी सतह है ना वो आपको गर्म लगेगा, मतलब कि ये पानी जो है वो गर्म हो गया। अब ये एनर्जी कहाँ से आई, तो ये बुझे हुए चूने में से एनर्जी पानी को मिली हुई है। इसके वजह से देखिए जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो तापमान में भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। उसी प्रकार से हम बात करें तो अगला परिवर्तन होता है अवक्षेप का बनना। देखिए जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो अवक्षेप बनते हैं, जैसे कि हम बात करें कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, ये जो जब एक दूसरे के साथ अभिक्रियाएं करते हैं तो लेड आयोडाइड के पीले अवक्षेप बनाते हैं। अब देखिए लेड नाइट्रेट है उसका सूत्र है कुछ PbI। अब यह पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब अभिक्रिया करेगा, मतलब कि ये जो लेड नाइट्रेट है वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब प्रक्रिया करता है तो वो हमेशा क्या बना के देगा, आपको लेड आयोडाइड बना के देता है। उसी प्रकार से अगला परिवर्तन हमें देखने को मिलता है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन मतलब क्या कि कोई अलग प्रकार के अवस्था में होगा। यदि कोई अभिकारक और उत्पाद जो है वो कुछ गैस स्वरूप में है तो उसका जो उत्पन्न होने वाला उत्पाद है वो शायद कुछ हो सकता है कि लिक्विड स्वरूप में या किसी अन्य स्वरूप में होगा। तो जैसे कि हम इसका अवस्था में परिवर्तन का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं हाइड्रोजन गैस की। तो देखिए हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों के बीच में जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो बनता है पानी। अब देखो ये जो हाइड्रोजन है वो गैस स्वरूप में होता है, उसी प्रकार से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी गैस स्वरूप में होता है, परंतु ये दोनों के बीच में जब रासायनिक अभिक्रिया होकर जो तीसरा पदार्थ बन रहा है पानी, वो तो लिक्विड स्वरूप में होता है। देखिए हाइड्रोजन गैस स्वरूप में है, ऑक्सीजन गैस स्वरूप में है, परंतु इसका जो उत्पाद है वो जो बन रहा है वो द्रव स्वरूप में है। इस प्रकार से जब रासायनिक अभिक्रियाएं होगी तो पदार्थ की अवस्था में भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। उसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाओं के दरमियान रंग में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे कि हम बात करें तो लोहे पर जंग लगना। देखिए लोहा मुख्य रूप से जब होता है तो उसका अलग कलर होता है, लेकिन जब उसके ऊपर जंग लग जाता है तो कुछ उस पर लाल रंग के जंग लग जाता है। उसी प्रकार से हम बात करें तो जो तांबा है, तांबा के ऊपर भी हरे रंग का जंग लग जाता है। उसी प्रकार से जो इसके ऊपर काले रंग का भी कभी कभी अवक्षेप लग जाता है। उसी प्रकार से जो चांदी है, चांदी के ऊपर भी कभी कभी काले रंग का जंग लग जाता है। इस प्रकार से रासायनिक जब अभिक्रियाएं होती है तो पदार्थ के रंग में भी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। उसी प्रकार से अब बात करें कि रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है सबसे पहले वो देखते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपण करने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे कि हम उदाहरण लें
कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम आयोडाइड का निर्माण, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो इसे हम रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे देखेंगे? तो देखिए हम क्या करें, सबसे पहले जो मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। अब मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रहा है। अब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है कि ये जल रहा है। तो देखिए जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होता है तो बना के देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए मैग्नीशियम जो है उसे हम लिखते हैं Mg के द्वारा, और जो ऑक्सीजन है उसे हम लिखते हैं O2 के द्वारा। अब देखिए ये दोनों के बीच में जब अभिक्रिया हो रहा है तो नया पदार्थ बन रहा है जो है MgO, जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसी प्रकार से हम बात करते हैं अभिकारक और उत्पाद की, कि अभिकारक किसे कहा जाता है और उत्पाद किसे कहा जाता है। तो देखिए जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम कहते हैं अभिकारक। अब और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं उन्हें हम कहते हैं उत्पाद। अब याद रखिएगा कि जो भी अभिकारक उत्पाद है वो कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो देखिए याद रखिए कि जो अभिकारक है वो हमेशा तीर, जो रासायनिक अभिक्रिया का जो तीर होता है वो तीर के बाईं तरफ हमेशा अभिकारक आए होते हैं। उसी प्रकार से जो तीर के दाईं तरफ है उस तरफ हमेशा उत्पाद आए होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया बताया गया है कि देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होने से मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो तीर के बाईं तरफ है, मतलब कि देखिए यहाँ पर तीर के बाईं तरफ कौन है? तो देखिए ये रहा हमारा तीर और ये रहा तीर के बाईं तरफ दो पदार्थ है। देखिए यहाँ पर जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ये प्रक्रिया में भाग रह रहा है, इसलिए ऐसे पदार्थों को कहा जाता है अभिकारक। अब ये दोनों प्रक्रियाओं के बीच में जब अभिक्रियाएं हो रही हैं तो इनके अभिक्रिया होने से कुछ एक नया पदार्थ बन रहा है जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे हम उत्पाद कहेंगे। तो इस प्रकार से जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में अभिक्रिया होने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है उसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो अभिकारक के रूप में कार्य करते हैं, जबकि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो एक उत्पाद के रूप में कार्य करता है। उसी प्रकार से अब बात करते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर हो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब कि ऐसे रासायनिक समीकरण में क्या होगा कि जितनी संख्या अभिकारक की होगी उतनी संख्या उत्पाद की भी होगी। अब हमें पता है कि जो अभिकारक है वो तीर के हमेशा बाईं ओर आए होते हैं और जो उत्पाद है वो तीर के हमेशा दाईं ओर आए होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि क्या समान है कि नहीं है। तो देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया है कॉपर का। तो देखिए ये जो कॉपर है वो H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर रहा है, मतलब कि हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। अब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप यहाँ पर बन रहा है कॉपर सल्फेट, मतलब कि CuSO4 और प्लस यहाँ पर H2 गैस उत्पन्न हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम गिनते हैं कॉपर की संख्या। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अभिकारक में देखते हैं। तो देखिए अभिकारक में कॉपर की संख्या है 2। उसी प्रकार से उत्पाद में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर उत्पाद में कॉपर की संख्या है 1 और अभिकारक में भी कॉपर की संख्या है 1, मतलब कि कॉपर की संख्या तो समान है। उसी प्रकार से अब बात करते हैं अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या की। तो देखिए अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या है 2। तो उसी प्रकार से उत्पाद में भी देखते हैं। तो देखिए उत्पाद में भी हाइड्रोजन की संख्या है 2। उसी प्रकार से अब देखते हैं कि सल्फर की संख्या कितनी है। तो देखिए अभिकारक में सल्फर की संख्या 1 और उसी तरह उत्पाद में भी सल्फर की संख्या है 1। उसी प्रकार से ऑक्सीजन की संख्या आप गिने तो देखिए अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या है 4 और उत्पाद में भी ऑक्सीजन की संख्या है 4। मतलब कि अभिकारक और उत्पाद दोनों में सभी परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए ऐसे समीकरण को कहा जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। उसी प्रकार से असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता होगा? तो मित्रों उसका उल्टा होता है। मतलब कि क्या होगा कि यहाँ पर अभिकारकों और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान होती नहीं है, इसे हमें समान करने की जरूरत होती है। जैसे कि हम बात करें तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में एक या अधिक परमाणुओं की संख्या समान न हो या फिर असमान हो, ऐसे रासायनिक समीकरण को कहा जाता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे कि हम बात करें कि देखिए ये जो जिंक है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। देखिए अब जिंक और ऑक्सीजन के बीच में अभिक्रिया होकर बन रहा है ZNO। तो देखिए अभिकारक और उत्पाद में हम सबसे पहले इसकी संख्या गिनते हैं। तो देखिए यहाँ पर जिंक और ऑक्सीजन के बीच में अभिक्रिया होने से बन रहा है ZNO। तो देखिए यहाँ पर अभिकारक में बात करें तो अभिकारक में जिंक का 1 परमाणु है और उत्पाद में देखते हैं तो उत्पाद में भी जिंक का 1 परमाणु है।
उसी प्रकार से हम ऑक्सीजन की देखते हैं, तो देखिए अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या है 2, परंतु उत्पाद में ZnO बन रहा है, मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या केवल 1 है। यहाँ पर उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या 2 होनी चाहिए, पर यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 1 है, मतलब कि यह समीकरण संतुलित नहीं है, और ऐसे समीकरण को कहा जाता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। दिस इज द एंड ऑफ अवर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।